अच्छे रजिस्टर्ड यूके रजिस्टर्ड उन्होंने जो है ये सर्टिफिकेशन करवाई है हमें और बहुत अच्छी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करवाई है, तो मैं तो यही रिकमेंड हो गया रिस्ट खाली लूज ओके इसके लिए भी तो इसको लूज करना होगा मोहतरमा। ओके जस्ट लूज ओके ओके हाँ सामने से लूज नहीं है बिल्कुल रिलैक्स, मतलब जिसमें शोल्डर नहीं गिर जाए वो वाला आपको ना जस्ट ओके स्मॉल ओके। सो व्हाट आई नीड यू जस्ट नीड टू give a slight glide and then with by sustaining that distraction you can go into the posterior, you can go anyone you want. So glide with distraction is also possible between the scapula and the spine. तो आप क्या करोगे, स्पाइन और स्केपुला के दरमियान अपना अल्नर बॉर्डर रखते हो ऐसे, नॉट ओवर द बोन्स, ओवर द स्केपुलोथोरैसिक जंक्शन एंड देन अनिल कुमार जो कि सेंटर ऑफ मैनुअल थेरेपी के फाउंडर भी हैं एंड वेरी फॉर्चुनेटली आई एम द एम्बेसडर ऑफ सेंटर ऑफ मैनुअल थेरेपी। यहाँ मैंने एज ए पार्टिसिपेंट ज्वाइन किया था बिकॉज वर्कशॉप oncology, right? Oncologists, even gynae. So all medical fields, when it comes to pain, they have to collaborate, right? We cannot claim that only one particular field. तो अच्छी बात लगी उनका वे ऑफ स्टाइल, टीचिंग का स्टाइल, और उसके बाद फिर हैंड्स ऑन प्रैक्टिस, ये एक हमें बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक एक्सपीरियंस रहा है मेरे लिए। तो पर्सनल डॉक्टर कासिम रजा स्ट्रोक, फॉलेज, साइटिका, कमर दर्द, गर्दन दर्द, घुटने के दर्द, स्पोर्ट्स इंजरी और खुसूसी देखभाल के माहिर हैं। वो कार्डियक सर्जरी, आर्थोपेडिक सर्जरी, नेवरस सर्जरी के बाद की बहाली और दीगर माजूरियों के इलाज में महारत रखते हैं। अगर आप किसी संगीन तबी मसले का सामना कर रहे हैं तो फौरी तौर पर मशवरा करें। घरेलू सर्विस भी दस्तयाब है, अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। Okay, so what I need, you just need to give a slight glide, and then by sustaining that distraction, you can go into the posterior, you can go anyone you want. So glide with distraction is also possible. और ये वो वाली distraction नहीं है जो बाकायदा lateral distraction is अलग, is another thing, is separated technique. But I'm talking about a slight distraction, and the reason is that whenever the joint is fused, तो humeral head इतना अंदर होगा glenoid cavity में, तो आपको तो जाहिर सी गल अच्छा खासा फोर्स लगाना पड़ेगा, डायरेक्टली तो आप मोबिलाइज नहीं कर पाएंगे। देन यू नीड टू एड अ डिस्ट्रक्टिव फोर्स ताकि वो ह्यूमरल हेड पहले अंदर से बाहर निकले एंड फिर आप उसको जिस तरफ ग्लाइड ले जाओ, ठीक है। व्हेन यू गो फॉर, अब आप इसको मॉडिफाई करना चाहते हो, यू कैन कैसे, ये हम दे रहे हैं पोस्टीरियर ग्लाइड, एंड मैंने आपको पता पोस्टीरियर ग्लाइड देते हैं हम इंटरनल रोटेशन या रोटेशंस को प्रमोट करने के लिए। आप इसको 90 डिग्री पर रखें and guide the patient कि when I do the posterior glide you have to perform the internal rotation. So आपने यहाँ से stabilize किया, okay, now give him a posterior glide, ask for the internal rotation and then go back. You can call it as the MWM because you performed the glide, right, and then you ask the movement, you can call it. If you want to give a rhythmic oscillation, that is also possible, give posterior mobilizations and can perform the movement as well. Number 2 technique. Number 3 technique, if a patient coming her range up to this, इससे आगे उसकी नहीं जा रही, तो आप क्या करें, पहले न्यूट्रल पे ले आए, पहले आप पोस्टीरियर मोबिलाइजेशन 1 2 3 4 5 6 to 8 दिए, go to a new range, give oscillations, go to a new range, give oscillations and go to a maximum range. This is called, this can be called as a modified manual therapy technique. So it's up to you whether you change. अब ऐसा नहीं कि पोस्टीरियर ग्लाइड के साथ सिर्फ इंटरनल रोटेशन दी जाती है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट सिर्फ यही है, but as you go for the other concept you have other options. आप इसको 90 डिग्री पे रख के posterior glide करवा के you also can go into external rotation. Is that clear? So you have आप इसको 2 टेक्निक काउंट करें 3 करें, up to you. Come for lateral glide, and you need to go आपने सिर्फ ह्यूमरल हेड के सुपीरियरली आना है and then असल में उधर से मैं आऊँगा तो वो इनको नहीं दिखेगा, तो फॉर एक्सपोयर, क्योंकि मैं पीछे से आऊँगा डेफिनेटली तो आपको एक्सपोयर नहीं होगा, लेकिन फिर हम प्रैक्टिस करेंगे इसकी, ठीक है। कॉन्सेप्ट तो आ रहा है, ह्यूमरल हेड के आपने ऊपर से आना है एंड देन जेंटली यू नीड टू गो डाउनवर्ड, दैट इज द इंफीरियर। अब इस पे भी वही 3 टेक्निक्स लगेंगी जो आप उधर लगा रहे थे। फॉर इंस्टेंस आप इंफीरियर ग्लाइड्स को ग्लाइड देके सस्टेन रखना चाहते हो एंड देन यू कैन कम टू द एब्डक्शन एज वेल, नंबर 1 अप्रोच। नंबर 2, अगर इसकी लिमिट 40 डिग्री है 50 डिग्री है तो आप क्या करें, 40 डिग्री पे पहले ऑसिलेशंस दें, कम टू द 50 पे दें एंड देन ट्राई टू कम बियॉन्ड द 50, तभी तो रेंज इंप्रूव होगी। सिर्फ ऑसिलेशन या मोबिलाइजेशन से तो रेंज इंप्रूव नहीं होगी,
यू जस्ट नीड टू गो बियॉन्ड द रेंज एज वेल। थोड़ा सा आप स्ट्रेच आउट उसको करोगे तो ही जाके उसको रेंज है। तो देखिए 3 टेक्निक्स हैं, अब आप उसको 3 काउंट करें या 1 काउंट करें, इट्स अप टू यू। लेट मी शो यू द लेटरल ग्लाइड। लेटरल ग्लाइड के लिए मैं किस पार्ट को ह्यूमरस को पुल करूंगा? प्रॉक्सिमल को। अगर प्रॉक्सिमल को मैं बाहर निकाल रहा हूँ, डिस्टल किधर जानी चाहिए? अंदर। ये हमेशा फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है, ताकि आप उसको डिस्ट्रैक्शन दे सको। अब अगर एक डिस्ट्रैक्शन है ये, मैं बीच से पकड़ के पुल करूँ, दिस इज आल्सो अ लेटरल डिस्ट्रैक्शन। बट अगर आपने ऑथेंटिक देना है और प्रॉपर वन देना है तो आप क्या करें, अपनी हैंड प्लेसमेंट करें प्रॉक्सिमल पार्ट पे और अपने थंब से डिस्टल एंड को अंदर ले जाएं। द मूवमेंट इज काइंड ऑफ लाइक दैट। नाउ जस्ट लुक, ये हैंड प्लेसमेंट की, डन। अब आप क्या करें, प्रॉक्सिमल पार्ट को अपनी तरफ पुल करें और डिस्टल पार्ट को अंदर ले जाएं। एंड इफ यू फील कि इसके, दिस इज द लेटरल डिस्ट्रैक्शन यू कॉल ना। अब लेटरल डिस्ट्रैक्शन के साथ आप कोई मूवमेंट कराना चाहते हो, सो दैट इज आल्सो पॉसिबल, और ये आप बेल्ट के साथ भी कर सकते हो। लेकिन लेटरल डिस्ट्रैक्शन के साथ अगर आप मूवमेंट कराना चाहते हो, जस्ट लुक, लेटरल डिस्ट्रैक्शन दी, ठीक है, द मूवमेंट यू वांट यू कैन गो इनटू द फॉरवर्ड फ्लेक्शन, बिकॉज लेटरल डिस्ट्रैक्शन जनरल मोबिलिटी क्रिएट करता है। लेटरल डिस्ट्रैक्शन इज नॉट कंसर्न फॉर स्पेसिफिक मूवमेंट। इसी के साथ आप रोटेशन कराना चाहते हो, वो भी करा सकते हो। आपने लेटरल डिस्ट्रैक्शन दी, नाउ यू कैन आस्क द मूवमेंट, या आप पैसिवली कराना चाहो तो गो इनटू द रोटेशन। सो इट्स ऑल अप टू यू हाउ यू मॉडिफाई द टेक्निक। ऐसा नहीं है कि बस ये पढ़ी है तो यही करनी है, ठीक है। सो यू हैव अ लेटरल डिस्ट्रैक्शन, यू हैव अ इंफीरियर ग्लाइड। पोस्टीरियर ग्लाइड को जब आप रिवर्स करोगे प्रोन पोजीशन में, इट विल बिकम एंटीरियर ग्लाइड। उसमें तो मेरे ख्याल से कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पोस्टीरियर ग्लाइड को जस्ट आप रिवर्स करें। सो दीज ऑल टेक्निक्स आर द शोल्डर। देन यू हैव अ शोल्डर ट्रैक्शन एज वेल। शोल्डर ट्रैक्शन डिफरेंट एंगल पे भी दी जाती है, और समटाइम यहाँ से बेल्ट बांधकर यहाँ से पुल आउट किया जाता है बाय एल्बो एक्सटेंशन। एल्बो जब एक्सटेंडेड होगी तो सारा का सारा फोर्स शोल्डर जॉइंट पे आएगा, और आप यहाँ से रिस्ट से ऊपर पकड़ो, एंड देन इफ यू पुल इट आउट, दैट इज शोल्डर डिस्ट्रैक्शन। और शोल्डर डिस्ट्रैक्शन अमूमन यूज होती है, या ट्रैक्शन अमूमन यूज होती है टू रीलोकेट द जॉइंट, जो आपको अक्सर ऑर्थोपेडिक करते हैं जब शोल्डर डिसलोकेट हो जाता है। तो उसको पहले डिस्ट्रैक्ट किया, फिर पुल किया, और अंदर जहाँ पर सॉकेट है वहाँ पर उसको ले गए। इसकी कोई पोजीशन होती है? किसकी? नहीं, डिस्ट्रैक्शन की कोई पोजीशन, सुपाइन। नहीं सर, ये जो हैंड की कोई रेंज हो शोल्डर की, तो आपने ये कर दिया। इट्स सब ना। तो मसल सबसे पहला काम पता है क्या करते हैं? मसल सबसे पहला काम करेंगे कि जिस जगह पे वो लगे हुए हैं, पानी पियोगे, जिस जगह पे वो लगे हुए हैं पहले उस जोड़ को स्टेबलाइज करेंगे। मैं इसका आपको एग्जांपल दे देता हूँ। जब आप कोई चीज थ्रो करते हो, सो व्हेन यू थ्रो समथिंग, ये आपको मिलेगा बायोमेकेनिक्स की सूजन जे हॉल की बुक में, पिचिंग सब्जेक्ट, पिचिंग टॉपिक में, पिचिंग गेम होती है ना, ठीक है। सो व्हेन यू थ्रो समथिंग, तो आपके शोल्डर के मसल सबसे पहला पता है काम क्या करते हैं? ये हर जॉइंट के लिए मैं आपको एक एग्जांपल शोल्डर जॉइंट का दे रहा हूँ। सो व्हेन यू थ्रो समथिंग, आपके शोल्डर के मसल्स पहला काम क्या करेंगे? ह्यूमरल हेड को पकड़ के घसीटेंगे सॉकेट में कि भाई तू स्टेबलाइज रहे, क्योंकि तुम्हारे ऊपर ही काम होने वाला है। और स्केपुलर मसल्स क्या करेंगे? स्केपुला को पोजीशन करेंगे, क्योंकि शोल्डर को पता है कि अब वो थ्रो करने वाला है। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट टास्क ऑफ अ मसल। वो जिस जोड़ पे, जॉइंट पे लगे हुए होते हैं, पहला उनका काम होता है उनको स्टेबलाइज करना। सो जब आप एंगल बढ़ाते जाते हो 0 से 20, रोटेटर कफ या जो भी मसल्स शोल्डर के अराउंड हैं वो एक्टिवेट हो गए, और उन्होंने पहला काम यही किया कि ह्यूमरल हेड को पकड़ के सॉकेट में ले गए, मतलब स्टेबलाइज कर लिया। सो आप मिनिमम एंगल पे अगर डिस्ट्रैक्शन दो, इट विल गिव यू अ गुड ईज। When you increase the angle, muscles will be working more, stabilization will be definitely increased, and then probably you get some kind of the difficulty in order to get a distraction. Is that clear? दूसरा होता है angle का. Now if you ask me, sir, especially if you are talking about the adductor group of muscle, so this would be my hand placement, and this would be my hand placement for the scapular need to be stabilized. So now if I give you a stretch like that, I need to stop the scapula. So that स्केपुला और शोल्डर के जो अराउंड मसल्स हैं उनको प्रॉपर स्ट्रेच आ सके, ठीक है। सो डन है यहाँ तक? स्केपुला, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पढ़ लीजिएगा, ओके। बट उसकी कंट्रीब्यूशन है। अब अगर किसी की स्केपुला जैम है, और तो उसकी इन्वॉल्वमेंट आपकी शोल्डर पे होगी, ऑब्वियस बात है, तो उसकी शोल्डर मूवमेंट भी रिस्ट्रिक्टेड होगी। आपने सारा चेक किया, शोल्डर के मसल्स क्लियर है, प्योरली कंट्रीब्यूशन है इसके, तो उसको भी तो रिलीज करना है ना। तो उसके लिए भी हमारे पास मूवमेंट्स हैं। एक हमारे पास स्केपुलोथोरैसिक मोबिलाइजेशन है या स्केपुलोथोरैसिक थ्रस्ट है। फॉर एग्जांपल, अब आप फेस एक तरफ कर लें, ओके। यू नीड टू प्लेस योर हैंड एंटीरियर टू द शोल्डर,
एंटीरियर शोल्डर पे रखा सिर्फ, ठीक है, हाथ रखा। फिर आप क्या करते हो, जब एंटीरियर शोल्डर पे रख के आप शोल्डर को पीछे ले आते हो, यू प्रोबेबली गेट अ स्पेस बिटवीन द स्कैपुला एंड द स्पाइन। तो आप क्या करोगे, स्पाइन और स्कैपुला के दरमियान अपना अल्नर बॉर्डर रखते हो ऐसे, नॉट ओवर द बोन्स, ओवर द स्कैपुलोथोरैसिक जंक्शन, एंड देन आप हाथ एक रखोगे एंटीरियर शोल्डर। अब आप क्या करें, शोल्डर को पीछे की तरफ ले आए पैसिवली, खुद से अपने आप से ले आए और यहां से मजीद अंदर जाएं इन ऑर्डर टू रिलीज द स्कैपुलोथोरैसिक जंक्शन। व्हेन यू फील दैट यू हैव रीच्ड at the scapulothoracic junction and end, you can give a slight thrust from this hand. बट ये सेम हो सकता है आपका सुपाइन में भी। वो सुपाइन की पोजीशन में आपको बता देता हूँ। सुपाइन में कैसे होगा, ये जो पोजीशन हमने सेगमेंटल मैनिपुलेशन थोरेसिक में की थी, अब ये सेम हैंड प्लेसमेंट होगी। थोरेसिक मैनिपुलेशंस में हम क्या कर रहे थे, इस हैंड प्लेसमेंट में ये दरमियान वाला स्पेस हम रख रहे थे स्पाइन में, और ये एक फेसेट पे, ये दूसरे फेसेट पे। अब कहानी चेंज है, अब आप क्या करोगे, ये नकल्स रखोगे स्कैपुलोथोरैसिक जंक्शन में, और ये पूरा का पूरा बॉर्डर रखोगे स्कैपुला के ऊपर। सो व्हाट वुड बी योर हैंड प्लेसमेंट, आप स्पाइन से इस तरफ आओगे, स्कैपुलोथोरैसिक जंक्शन में आपने रखा नकल्स, और ये सारा का सारा हिस्सा स्कैपुला के पोस्टीरियर डोर्सल सरफेस पे, और पेशेंट होगा सुपाइन में। फिर सुपाइन की हैंड प्लेसमेंट में आपको बताता हूँ, ठीक है। दैट इज आल्सो स्कैपुलोथोरैसिक जंक्शन, स्कैपुलोथोरैसिक थ्रस्ट। So we have a scapulothoracic release too whenever patient having a rhomboid tight or other scapular muscle ties, and due to the scapulohumeral rhythm probably it may get limitation at the shoulder joint. You also need to release the scapulothoracic junction. For the best example, you have a frozen shoulder. In a frozen shoulder, scapulohumeral rhythm becomes reverse. तो जो कंट्रीब्यूशन होती है, कभी नोटिस किया कि इसके फ्रोजन शोल्डर का पेशेंट, अगर आप कहें कि भाई चलें इस शोल्डर की फ्लेक्शन करें, दिस वुड बी माय मूवमेंट, इजंट इट, this would be my abduction, isn't it? Whenever you ask a frozen shoulder to raise the scapula, to raise the shoulder during abduction, after the 80 degree he uses the scapula and goes like that because of the jamming of the scapula. That's why the frozen shoulder is also mainly the adhesive capsulitis due to the involvement of the capsule, but it also gets involvement from the scapula as well. So the scapula also need to be released. So for a scapulothoracic release, we have one of the possible technique, this one, and another one I will teach you in the supine. Now if you ask me कि अगर मैं इसके सिर्फ मसल्स को रिलीज करना चाहूँ, तो जिस तरह MFR का फार्मूला मैंने आप लोगों को बताया था, अगर मैं रोम्बॉइड्स को रिलीज करना चाहता हूँ प्योरली, तो एक तो रोम्बॉइड्स को रिलीज हम ऐसे कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो वो मेरी डायरेक्शन भी गलत है। रोम्बॉइड्स की एनाटॉमी क्या है कि दे आर कमिंग फ्रॉम स्पाइन एंड दे आर मूविंग टुवर्ड द मीडियल बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला, इजंट इट? तो वो उस तरफ मूव ऑन कर रहे हैं, तो मेरी जो रिलीज की डायरेक्शन है वो भी इस तरफ होनी चाहिए, ठीक है, समझ रहे मेरी बात। अगर ये स्पाइन है, उसके साइड में मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला, ये स्पाइन है, ये मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला है, मसल्स यहां से निकलते हैं और यहां पर लग रहे हैं रोम्बॉइड मेजर और माइनर। अब मुझे अगर उसको रिलीज करना है, तो स्कैपुला का, रोम्बॉइड्स का मेन काम क्या है, मेन काम है स्कैपुला की एडक्शन, दैट दिस मूवमेंट। ओके, सो यू नीड टू आस्क द पेशेंट कि ये कंधा अपना पीछे ले जाए। जब ये पीछे लेकर जाता है, स्कैपुला मीडियली अडक्ट करती है कमिंग टुवर्ड द अदर स्कैपुला, द रोम्बॉइड्स मेनली वर्क, isn't it? So what you need to do, you need to stabilize and resist. Okay, अभी नहीं, okay, now bring it. जैसे ही वो पीछे ले आएगा, now the rhomboids are working, and then you need to wait for your turn. आप क्या करोगे, आप rhomboids पे hand placement करेंगे फिलहाल, and then release. जैसे इसने relax किया, now you need to release in the direction of the orientation of the rhomboids. What would be my direction from medial to lateral? This is a thing you need to understand. Whenever you are releasing a muscle, you need to go in the direction according to the anatomy, according to the architecture of the muscle. You need to go in this direction. That's a simple thing you need to understand. 10-second contraction, 5-second release, and every muscle in the body can be released via this technique. So you have a scapulothoracic release, you have a rhomboid release, and another one. Now if you want to perform some other facilitatory technique, for example, now just look, I told you, मोहतरमा साइलेंट ही रख लो, 3 बार तो बच चुका पे लेके और प्रेशर देंगे अकॉर्डिंग टू द सेम, लाइक केल्टन बॉन्ड ने भी और प्रेशर का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। अब यहाँ पे सवाल यह है कि व्हेन आई डू एब्डक्शन, माय स्कैपुला मूव्स इन आउटवर्ड डायरेक्शन, इजंट इट? व्हेन आई डू एब्डक्शन, स्कैपुला गोज आउटवर्ड। अब अ पेशेंट कमिंग विद एब्डक्शन रिस्ट्रिक्शन, आपने पूरा एग्जामिन किया, क्रोनिक फ्रोजन शोल्डर है, नो रेडिकुलोपैथी, नो impingement, no supraspinatus, bicep tendinitis, pathy, bursitis, etc.
he or she is purely coming with abduction restricted. You just need to perform some outward या facilitated technique. What you need to do? आप इसको 90 डिग्री पे लेटाया आपने, ठीक है. अब इसके शोल्डर को आप अपने थाई से फैसिलिटेट करेंगे, लेकिन बिफोर दैट अब इसकी 90 डिग्री लास्ट लिमिट है. यू नीड टू परफॉर्म सम स्ट्रेचेस एज वेल. आप स्कैपुला को स्कूप करें, स्कूप, जब वो आइसक्रीम वाला स्कूप काइंड ऑफ दैट मूवमेंट, राइट. सो आप क्या करें, मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला को पकड़े, देन आउटवर्ड, ठीक है. मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला को पकड़े, अब दोनों तरफ से मूवमेंट करें. एक तरफ से स्कैपुला को बाहर निकालें और दूसरी तरफ से एल्बो को अपने थाई से आउटवर्ड ले जाएं, लाइक ब्रिंगिंग इट मोर देन 90 डिग्री ऑफ एब्डक्शन, अगर उसकी लिमिटेशन ही एब्डक्शन है. ये एक सिंपल सा केस है. इफ यू वांट, मैंने एक्टिव मूवमेंट नहीं इन्वॉल्वमेंट करानी, आई जस्ट नीड टू रिलीज स्कैपुला. तो एक तो हमारे पास थ्रस्ट था, दूसरी पोजीशन आप इसके स्कैपुला की पोजीशन के हिसाब से पकड़ें, कमिंग फ्रॉम मीडियल बॉर्डर, कमिंग फ्रॉम लेटरल बॉर्डर. ओके, व्हाट यू नीड टू डू, ब्रिंग इट आउटवर्ड. From this position, the rhomboids will also get some stretch भी मिलेगा और स्कैपुला में अच्छा खासा जो है फोर्स भी मिलेगा. So this is how you need to. बाकी एक कॉमन स्कैपुलर मोबिलाइजेशन होती है जो साइड लाइन में, जो हम सब करते हैं. आप स्कैपुला को पकड़ के उसको गोल गोल घुमा रहे हो, नो डाउट घुमाए बने, दैट इज आल्सो स्कैपुलर मोबिलाइजेशन. इज दैट क्लियर? एवरी मसल कैन बी रिलीज्ड इन दिस पोजिशन. इफ यू आस्क मी लेवेटर स्कैपुली या अपर ट्रेपेजियस, आई आल्सो कैन रिलीज दैट. कैसे? आप लेवेटर स्कैपुली की हैंड प्लेसमेंट क्या होगी, इट्स कमिंग फ्रॉम स्पाइन एंड ऑल वे अटैच टू द सुपीरियर एंगल ऑफ द स्कैपुला, राइट. सो आप उसकी हैंड एनाटॉमी के हिसाब से इसकी हैंड प्लेसमेंट करें और पेशेंट को बोलें शोल्डर अपना श्रग करें, श्रग कर ऊपर की तरफ ले जाओ. दिस वुड बी द पोजिशन एंड रेजिस्ट आइसोमेट्रिकली. ओके, राइट आफ्टर द 10 सेकंड रिलैक्स and then you need to release in the direction of it. That is a simple understand formula. आप isometric contraction करें, release करें, patient को अच्छा जो है वो relaxation मिलेगी. Is that clear? So done with the shoulder and scapula. अच्छा, same scapula can be done in sitting. Come into सकता हूँ. So I need to scoop the scapula first, right? अब अगर मेरे हाथ में इतना पावर नहीं है कि मैं इसको मैनुअली रिलीज कर सकूं या मैनुअली ले सकूं, I will use my other shoulder. Okay, so put it your other hand. Done. This is your scooping. Okay, and bring it upward from this position. From your shoulder, you will bring the shoulder into the abduction, and from your hand, you will bring the scapula outward. This is also another possibility to release the scapula. Now, if you ask, sir, where is the contraction? यहाँ पे contraction नहीं करवाई. We can do that. I will ask him कि वो मुझे कोनी अपनी hit करे. कोनी को downward ले जाओ मती. Now he is pressing my shoulder, so that these muscles are working. And then I will wait for my turn, right? Relax. जैसे relax करे, now you can release. अब muscles गर्म हो गए, अब उसको आप stretch दे सकते हो and hold the stretch as much as you want. So the contraction with stretch is mat. So this is the scapular mat. And contraction with release is MFR. How we will perform? Press me again. He is pressing again. Muscles are working. अब इसमें मैं stretch नहीं दूंगा. Relax. जैसे relax करे, I will release. And the rhomboids are not only working in the abduction. Whenever scapula is used, it also can work in the forward flexion as well. In a forward flexion, your position would be elbow को बंद करो. Your position would be like that. So if you want कि आप scapula को बाहर निकालो और forward flexion भी करवाएं, that's also possible. So the techniques, ये techniques आपको शायद किसी book वगैरह से ना मिले. The techniques can be modified, but your concept must be clear कि आप काम किस पे कर रहे हो और काम किसी पे नहीं कर रहे. Is that clear? We were talking about the scapulothoracic thrust too, जो supine वाला था. आपकी hand placement, when we were performing the thoracic manipulation. Thoracic manipulation में आप लोगों ने ये hand placement की. You were putting the knuckles on the one side of the facet, and you were putting your thenar and hypothenar over the other side of the facet, isn't it? और patient ने hug किया हुआ था अपने आप को, isn't that? Now come to the scapulothoracic release. अगर ये spine है, अगर ये spine है तो इससे बिल्कुल थोड़ा सा आगे इस तरफ मैं रखूंगा अपने नकल्स और स्कैपुला के ऊपर रखूंगा अपना ये थिनार और हाइपोथिनार. तो इसका एक दूसरा तरीका है, आप क्या करें, ये मीडियल बॉर्डर्स को पहले पैल्पेट करें. ये मीडियल बॉर्डर्स है. जैसे ही मीडियल बॉर्डर मिला, आप अपनी फिंगर्स को बेंड करें. बात खत्म. गेटिंग माय पॉइंट? ये मुझे मीडियल बॉर्डर मिला, मैंने अपनी फिंगर्स को बंद किया, तो मेरा हाथ स्कैपुला के ऊपर आ गया. ये अब स्पाइन यहाँ पर, ये स्पाइन. एंड द पेशेंट पोजिशन वुड बी, पेशेंट ने हाथ न रखना है गर्दन पे. Patient would be in supine. मैं सिर्फ डेमो दे रहा हूँ. And your hand placement would be from anterior to the shoulder.
Okay, and then you will give the thrust. और thrust जब दोगे तो फिर मैं आपको explain करता हूँ. जब आप thrust दोगे, okay, in a supine position, तो क्या होगा? Scapula आएगा पीछे. Scapula will move like that. तो जब scapula पीछे आएगा, तो आपके knuckles मजीद अंदर जाएंगे किसमें? Scapulothoracic junction में. And probably you may get sound, probably you may not, but scapula will be released. And this is also called the scapulothoracic junction या scapulothoracic thrust you can call. Sometimes people also call shoulder thrust, but that is not a shoulder thrust. Okay, ट्रांजिट तरफ करो. This one, and ask the patient पहले वो बिल्कुल neutral position 0 जो भी डिग्री है वो ले, and this would be you need to stabilize the scapula from your chest या from your backside, and this would be my hand placement. So you will bring at 0 degree first, passively. आप उसको relax रखेंगे. And what would be your force direction? Your force direction with respect to the humerus line. अगर इसका यूं पड़ा हुआ है और मैं इसको thrust दूं, this is not a shoulder joint. ठीक है? So this would be the 0 degree first, and then you will hold your hand placement, right? Holding the scapula from the back. Ask for the patient, take a deep breath and out. In a first breath in, bring it up to the 40 degree passively. Got it? Go for a second breath in and out, and a small thrust toward in the direction of, not more than 40 degree. Up in the direction of the shoulder. This is actually shoulder thrust. This is the scapula. Come in. Turn करके आगे बढ़ गया. That's it. Now just look. This is the medial border. मैं turn करके आगे बढ़ गया. And I will bring the patient back. Got it? And bring the patient back. अब मुझे thrust देना है anterior from the shoulder. Is that clear? Anterior to the shoulder. But still confusion. This elbow joint is free to move. This must need to be stabilized. I will stabilize. I will stabilize like that. Okay, just loose, relax your shoulder. Now if I ask, take a deep breath and out. Second, out. A small and then thrust. Thrust is all the way, not coming, क्योंकि ये आपको pinch करेगा. Thrust is coming all the way from this direction. And bringing by your body, bringing it backward posteriorly. So जब ये posteriorly जाएगा, your scapulothoracic junction patient का will get a more space to go the knuckles. मैनुअल थेरेपी की सर्टिफिकेशन हो रही है. तो मेरा नाम डॉक्टर कासिम रज़ा है. मैं यहाँ पे आया हूँ. ये आप देख सकते हैं हैंड्स ऑन प्रैक्टिस हो रहा है और वो फीमेल्स के लिए अलग जगह है. ये डॉक्टर बिलाल साहब यहाँ पे आए हुए हैं. हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं. जी अस्सलाम वालेकुम सर. जी वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक है, कैसी तबीयत है? अल्हम्दुलिल्लाह सर. तो आप सर ये मैनुअल थेरेपी की सर्टिफिकेशन हो रही है. जी सर. तो आप अटेंड भी कर रहे हैं माशाल्लाह इसको. जी सर. तो क्या फ़ील किया आपने कि फिजियोथेरापिस्ट की क्या कंट्रीब्यूशन है इसमें? सर माशाल्लाह से आई वुड से टू रिहैबिलिटेट बैक टू द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ लाइफ. बड़ा ज़बरदस्त सर ये वर्कशॉप चल रही है और जितने भी DPT डॉक्टर्स हैं उनको ये जो एडवांस टेक्निक्स इस वक्त सिखाई जा रही हैं दे आर वेरी इम्पोर्टेंट बिकॉज इसमें सारी सेफ्टी मेजर्स का ख्याल रखते हुए प्लस उनको डूज एंड डोंट्स के बारे में समझाया जा रहा है, नो गो एरियाज़ के बारे में समझाया जा रहा है, मैल प्रैक्टिसेस को रोकने के बारे में समझाया जा रहा है, ऑथेंटिकेशन एंड further development of this science towards the right direction की तरफ लेके जाएगा. तो मैं अपना तरफ यही करूँगा सर, मैं पेन स्पेशलिस्ट हूँ सर. तो being a pain specialist we are quite dependent because it's an integrated field. सर ठीक है, DPT डॉक्टर्स के साथ, रिहैबिलिटेशन डॉक्टर्स के साथ, न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन्स, ऑर्थोपेडिशियंस, रुमेटोलॉजिस्ट्स, ठीक है सर, and so forth, even psychiatrists, okay, even our colleagues from the oncology, right, the oncologists, even gynae. So all medical fields, when it comes to pain, they have to collaborate, सर right? We cannot claim that only one particular field, though I am a pain specialist, but it is a difficult claim to make. Sir. It has to be a combined effort. First, to understand that where our limitations are. Sir. Once we know what we can do, where we can't do. Like for example, my hands are trained to work on a C-arm Sir. and are trained to drive the needle under ultrasound guidance and C-arm guidance. Right. So my hands don't have the magic of what a physiotherapist can do. Sir. They can do the magic with their hands. Similarly, a surgeon is trained to treat with a scalpel, right? So we cannot have that magic in our hands. So whatever the domain of the other specialty is, that domain should be respected, number one. There should be mutual understanding amongst the specialty, right? And we should share our patients
where we consider that the domain of the other specialty has begun. And to understand this further, I would say that such integrated workshops should be there. People from other specialities should be invited so that they can very well understand that the regular patients which they are looking at, they might not be finding a clue to handle that disease or to handle that physical deformity. So they can always take help of their other fraternities as well. So this was a wonderful workshop. I'm really happy and I've learned a lot and it was a very good effort. Thank you. सर सो काइंड ऑफ यू सर। और ये सब ने ये कहा है कि मतलब ये टीम वर्क होना चाहिए, सारे जो जितने भी प्रोफेशनल्स हैं वो एज ए टीम वर्क काम करें यहाँ पे। और ये जो वर्कशॉप थी ये बहुत अच्छी थी और फिजियोथेरेपिस्ट का रोल इन्होंने काफ़ी एलेबोरेट किया और जो कि नहीं किया जाता। तो सर पेन स्पेशलिस्ट है माशाल्लाह, कायदे आज़म इंटरनेशनल में अभी हम मौजूद हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे पार्टिसिपेंट्स हैं और ये जो सर्टिफिकेशन हो रही है मैं आपको बताता चलूँ, ये यूके सर्टिफाइड है, वहाँ से रजिस्टर्ड है और पूरी टीम आई हुई है यहाँ पे और आप ये देख सकते हैं, ठीक है जी। ये फोर्स आएगा, अगर तुम इसको करोगे तो ये तुम्हें लगेगा। ओके ना, चलो ये एनप्लेसमेंट है, ये फोर्स डन। Then I will hold it and then just loose. Okay. So now my force is back. इसमें भी breathe in breathe out होगा। Breathe in breathe out सिर्फ पेशेंट को रिलैक्स करना चाहिए, उसका कोई साइंटिफिक कोई रीजन। रोम्बॉइड के लिए बताया था। ये आप लेक्चर आज से खूबसूरत व्यू देख रहे हैं इस्लामाबाद का, ठीक है। और इधर हमें मिले हैं डॉक्टर अली साहब। तो डॉक्टर अली से अभी हम उनके रिव्यूज़ लेते हैं कि अस्सलाम वालेकुम सर। सर थैंक यू वेरी मच, आपने यहाँ पे ज्वाइन किया हमें। तो सर फौजी फाउंडेशन में होते हैं, तो जी सर प्लीज़। I am really grateful that I was invited for this program by Dr. Majid, head of Department of Physiotherapy here in Qaid Azam International Hospital. I came yesterday and then again today, and I'll inshallah join tomorrow as well. It is a very informative session and a lot of students are attending it, and I hope that they will learn these skills, serve the community in a better way. And manual therapy is a very important part of physical therapy, which usually remains undercovered during DPT curriculum, or even if it is covered, sometimes students they don't pay much attention to the practice of manual therapy. So this is a CPD course which should be attended by practicing physiotherapists who want to manage their patients using manual techniques, which are very important part of physiotherapy. So I highly recommend this course, and all physiotherapists working in especially musculoskeletal practice areas, they should improve their manual therapy handling skills, and these courses are very important to improve these skills. Thank you सर, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, अभी डॉक्टर सबिता हैं यहाँ पे हमें नज़र आ रही हैं, तो उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर सबिता हैं कायदे आज़म इंटरनेशनल में फ़ीमेल जो है फिजियोथेरेपिस्ट की हेड है, तो इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। आप ये सर्टिफिकेशन के बारे में कुछ बताएंगे हमें, थोड़ा सा लोगों को रिव्यू देंगे? जी बिल्कुल, ये 3 डेज़ की वर्कशॉप है जो कायदे आज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल में करवाई गई है। ये बहुत ही अच्छी इंटरैक्टिव एक सेशन था जो कि इस तरह की एक्टिविटीज़ को जो है वो हमारे कायदे आज़म हॉस्पिटल को प्रमोट करना चाहिए। डॉक्टर दिलीप कुमार हैं जो कि बहुत अच्छे रजिस्टर्ड यूके रजिस्टर्ड उन्होंने जो है ये सर्टिफिकेशन करवाई है हमें और बहुत अच्छी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करवाई है। तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगी कि इस तरह की एक्टिविटीज़ को ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए और क्वाइट रीज़नेबल चार्जेस वगैरह भी काफ़ी अच्छे रीज़नेबल थे। तो ये बच्चों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो एक्टिविटीज़ को जो है वो अटेंड करें और जो है वो अपनी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस को बेहतर करें, तो इट्स गुड फॉर देम। थैंक यू मैडम। मैडम बता रही थी कि मतलब ये क्वाइट रीज़नेबल थी, चार्जेस इसके कम थे और इस तरह की एक्टिविटीज़ कायदे आज़म इंटरनेशनल में स्पेशली ये प्रमोट कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला इन फ्यूचर में भी होती रहेंगी, तो आप इन कॉन्टैक्ट रह सकते हैं, नंबर जो कि आपको नीचे स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर अरीज बाबर। आज मैं आई हूँ कायदे आज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद में, एंड आई एम हेयर टू अटेंड द सर्टिफिकेट इन मैनुअल थेरेपी, जिसके चीफ इंस्ट्रक्टर हैं हमारे पास डॉक्टर दिलीप कुमार, जो कि सेंटर ऑफ मैनुअल थेरेपी के फाउंडर भी हैं, एंड वेरी फॉर्चुनेटली आई एम द एम्बेसडर ऑफ सेंटर ऑफ मैनुअल थेरेपी। यहाँ पर मैंने एज ए पार्टिसिपेंट ज्वाइन किया था बिकॉज वर्कशॉप के जो चार्जेस थे दैट वाज क्वाइट रीजनेबल, एंड व्हेन आई केम हियर द एनवायरनमेंट
इट वाज ऑसम। और सबसे अच्छी बात जो कि एज ए फिजियोथेरेपिस्ट दिस वाज द वर्कशॉप, दिस वाज द होल सेशन वेयर प्रोफिशिएंसी मीट्स द हैंड्स ऑन मैनुअल थेरेपी टेक्निक्स। सो आई एंजॉयड इट वेरी वेल बिकॉज नॉलेजेबल था और हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करवाई गई, जो कि सबसे अच्छा मुझे पार्ट लगा कि एक एक स्टूडेंट ने आके परफॉर्म किया और हर टेक्निक को अच्छे से सीखा और फिर उसका जो फाइनल अप्रूवल किया। थैंक यू सो वेरी मच। अभी डॉक्टर मोहम्मद जुनैद हमारे साथ मौजूद हैं, तो अभी इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सर अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सर बेसिकली सरगोदा से आया हूँ यहाँ पे, और एक अपॉर्चुनिटी नज़र आई थी माशाल्लाह से कि डॉक्टर दिलीप कुमार साहब कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल में ये वर्कशॉप करवा रहे हैं। और फर्स्ट टाइम एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली थी जिसमें 30 आवर्स की CPD वर्कशॉप थी, और एक आपको UK सर्टिफाइड क्या कहते हैं फिजियोथेरेपिस्ट मिल रहे थे जो आपको सिखाएंगे वो चीज़ें। और उसके बाद जो सबसे बड़ी अच्छी बात लगी उनका वे ऑफ स्टाइल, टीचिंग का स्टाइल, और उसके बाद फिर हैंड्स ऑन प्रैक्टिस। ये एक हमें बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक एक्सपीरियंस रहा है मेरे लिए तो पर्सनली। 5 से 6 साल आफ्टर ग्रेजुएशन, लेकिन अभी तक कोई ऐसी वर्कशॉप नहीं मिली थी पाकिस्तान के अंदर जिसमें इस तरह से हमें सीखने को मिलेगा। तो एक मैनुअल टेक्निक्स बहुत अच्छी और न्यू, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी बुक्स में भी नहीं पढ़ी होंगी शायद, और उनकी भी एक एडवांस फॉर्म पुलिस साहब ने जो हमें सिखाई है, तो बहुत इन्जॉय कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और एक बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है, सीखने को बहुत अच्छा सब कुछ मिल रहा है। उसके बाद माशाल्लाह से हमारे पास और भी जो गेस्ट हैं, चीफ गेस्ट, उनसे मिलने का मौका मिला, दूसरी फील्ड से भी थे। अच्छा इंटरेक्शन रहा आपका मतलब इसमें? बहुत ज़्यादा। ठीक, और लर्निंग भी की है आपने। और फी चार्जेस वगैरह इनके कितने थे, आपको क्या लगा बाकी वर्कशॉप्स में? अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर तो स्पेशली हमें इतने चार्जेस के अंदर इतना कुछ सीखने को अगर मिल जाए तो ये मैं कहता हूँ कि बहुत वेल एंड गुड। मतलब रीजनेबल चार्जेस थे कि नहीं है? रीजनेबल चार्जेस के साथ, मतलब 3 डेज के साथ माशाल्लाह 3 दिन की प्रैक्टिस। और आफ्टर डेट तो सर ने हमें ये भी कहा कि 3 डेज के आपको 30 आवर्स के लिए और ज़्यादा जो है वो लर्निंग मटेरियल आपको मैं प्रोवाइड करूँगा। और वो इतने ही क्या कहते हैं फीस के अंदर वेल एंड गुड, बहुत रीजनेबल। उसी के अंदर मतलब कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद में ये जो सर्टिफिकेशन जो कि UK से क्रेडिट है, ये 30 क्रेडिट आर ये दिए जाएंगे और ये यहाँ पे कंडक्ट की गई है, और इससे आप हैप्पी हैं? बहुत ज़्यादा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। ओके सर, लूज बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे रखा और आप इसको लेके है ना स्मॉल फोर्स, तो हल्की सी आपको, ठीक है सर, बिल्कुल लूज ढीला एंड हो गया रिस्ट खाली लूज। इसके लिए भी तो इसको लूज करना होगा मोहतरमा। ओके जस्ट लूज। ओके हाँ सामने से लूज नहीं, बिल्कुल रिलैक्स, मतलब जिसमें शोल्डर नहीं गिर जाए वो वाला आपको। नाउ जस्ट ओके स्मॉल क्लिक्स, इसमें कोई खास नहीं है, जस्ट लूज लूज लूज। ओके ये स्मॉल क्लिक्स गॉट इट करना है डन है। तो आप प्रैक्टिस करो, अब बस एल्बो और रिस्ट की मोबिलाइजेशन रहती है, वो बस ये खवातीन फ्री हो जाए। मैंने भी 4000 का बिल्कुल छोटा अच्छा है अच्छा। इसमें सर जो हमारा जो काम है, हम मैं तो आपके लिए तो निकाल बस अब वो निकलते हैं ना, जैसे तुमको इंशाल्लाह। अभी कल मैंने जो खातून है फेसेट को हम इस तरह से लगाते हैं ना, अगर आप इसको देखें इधर रखते हैं लैंड करते हैं यहाँ पे, या हम नीडल ब्रांच के लिए इधर लैंड कर सकते हैं। लेकिन जब हम CM में आते हैं तो वी जस्ट गो स्ट्रेट डाउन एट दिस पॉइंट, क्योंकि 1 nerve below 1 above, तो वो सप्लाई दे रही होती है, ठीक है, सेम लेवल एंड 1 फ्रॉम द लेवल अबव। तो इधर और इधर लगाएंगे तो ये जॉइंट की सप्लाई कवर होगी, ठीक है। यहाँ और यहाँ लगाएंगे तो इस जॉइंट की सप्लाई कवर होगी। तो वी डू दोज मीडियल ब्रांचेस। हाँ, अब जब फेसेटोजेनिक आर्थ्रोपैथी, फॉर एग्जांपल यही जॉइंट है, थोड़ा सा सबलेक्सेट हुआ होगा, ओवर स्ट्रेच हुआ, फॉर एग्जांपल ये इसी तरह से ही कैप्सूल टोन है इसका, ठीक है। सो व्हाट वी कैन डू इज कि इसी जगह पे या तो हम इसकी प्रोलो या थोड़ी सी PRP से, मेरे ख्याल हमारी सोसाइटी में सबसे ज़्यादा है फेसेट जॉइंट। सर सबसे ज़्यादा फेसेट है, फिर उसके बाद SI जॉइंट है, राइट। जिस भी आप पेशेंट को देखेंगे मोस्टली उसका SIJ का प्रॉब्लम होगा, या यहाँ से जो आपके परफॉर्मेंस आ रहे हैं, और यहाँ से जो आपका नॉट जस्ट द SI जॉइंट बट द sacroiliac ligaments which are on the top, and then the iliolumbar ligaments which are coming from this L3, L4, L5, यहाँ से यहाँ को attachment slips आ रही हैं। Then there are superior cluneal nerves coming on the top, right? So वो thoracolumbar fascia